ये पहले याद करिए कि यहाँ एंगल थीटा कैसे लिखा करते थे, थीटा कैसे सोचते थे। तो मान लो एल लेंथ और ये ऊपर वाला हाइट एच, टेन थीटा लिखते वक्त यहाँ पॉइंट लेकर स्यूडो फोर्स एम ए लगाते थे, एम जी नीचे देखते थे एक्ट करता, और इनका जो नेट आता वो नेट देखते थे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ एंगल थीटा हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा दिखने लगा। तो यहाँ पे थीटा और वेक्टर से जो टेन थीटा आप लिखते वो क्या हो जाता, एम ए स्यूडो बाई एम जी। यहाँ हमने देखे टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, लेकिन आप यदि ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं तो एच बाई एल हो गया ए बाई जी, और एच का वैल्यू आ गया एल इंटू ए बाई जी। अब जो वॉल्यूम होगा इस काले वाले लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यहाँ जो टोटल वॉल्यूम होगा, यदि इधर v बाई 3 है तो इधर भी v बाई 3 होगा, 2v बाई 3 हो गया वॉल्यूम। ये किसके बराबर होगा? ये बेस एरिया एल स्क्वायर इंटू हाइट। एल स्क्वायर हाइट के बदले क्या हो जाएगा, एल ए बाई जी, एल क्यूब ए बाई जी। ध्यान दीजिएगा, जब आपको मिल गया 2v बाई 3 किसके बराबर, v ए बाई जी, सर कैसे आपको पता चला? तो एल क्यूब तो v ही तो होगा, ये v आपने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा a का वैल्यू आ गया 2g/3, यहाँ से सॉल्व होके, यहाँ से सॉल्व होके आ गया a का वैल्यू कितना, 2g/3। तो आपको पता चला कि कितना एक्सेलरेशन होगा बर्तन का, 2g/3। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज में है, इसमें आपको एक बर्तन दिया गया है, इसका एक्सेलरेशन बताने को कहा गया, और इस एक्सेलरेटेड होने पर यहाँ एंगल दिखेगा कुछ थीटा, और ये v/3 है, टोटल वॉल्यूम का 1/3 जो है वो बाहर चला आया। तो जो बचा हुआ वाट पानी है वो कितना होगा उसे देखते हैं। उसके लिए भी छोड़ो, यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, यहाँ वाला कितना होगा, v/3, क्योंकि ये v/3 मिल करके ये टोटल बन जाएगा। यहाँ से यहाँ का जो डब्बे का वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये डब्बे का वॉल्यूम हो जाएगा 2v/3। ये 2v/3 किसके बराबर आप कर देने वाले हो, तो चेक करिए, ये हाइट है h और बेस एरिया जो होगा एरिया वो एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एच। अब h कहाँ से आएगा, तो h बाई एल जो होगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ, h बाई एल हो गया टेन थीटा, और ये किसके बराबर देखा था आपने, एम ए बाई एम जी या ए बाई जी, आपको याद ही हो। तो यहाँ से h कितना आ गया था, एल ए बाई जी। तो यहाँ आप लिखते हैं एल स्क्वायर इंटू एल ए बाई जी, और 2/3 भी के बदले एल क्यूब तो लिख ही सकते हैं आप। एल साइड लेंथ आपने टोटल मान लिया है, हाइट भी, लेंथ भी और विड्थ भी एल। तो हम लोगों ने यहाँ एल क्यूब को कैंसिल आउट होते देखा, और ए का वैल्यू यहाँ से निकल करके कितना आ गया, 2g/। यदि बर्तन एक्सेलरेटेड था, v/3 बाहर चला आया था लिक्विड, तो हम लोगों ने ये देखा कि एक्सेलरेशन रहा होगा 2g/3। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉइन को लकड़ी के ब्लॉक पे रखा, तो लकड़ी के ब्लॉक को उसने दबा दिया और खुद बैलेंस हो गया उसका वेट। तो कॉइन के हटाते ही, यदि आप कॉइन को हटा देते हो पानी के, आपने कॉइन को यदि हटा दिया, तो कॉइन को यदि हटा दिया तो क्या होने वाला है, पहले जितना डूबा हुआ था लकड़ी उतना अब नहीं डूबा रहेगा। तो नीचे जो लेंथ आप देख रहे थे एल, अब वो पानी में डूबा हुआ जो लकड़ी का लेंथ है वो एल डैश जो है वो एल डैश क्या हो जाएगा, लेस देन एल, एक पॉइंट।
क्यों? क्योंकि लकड़ी को अब उतना ही पार्ट उसको डूबना पड़ेगा जिससे पानी हटाकर वो अपना वेट बैलेंस कर दे। और पहले उतना ज्यादा लकड़ी को डूबना पड़ता था जो खुद का और कॉइन दोनों का वेट बैलेंस करता था। अब कॉइन को जब आपने डायरेक्ट डाल दिया, वो तो कॉइन है, सिक्का, वो पानी में डूब जाएगा। अब वो खुद के मदद से वो उतना ज्यादा पानी तो डिस्प्लेस कर नहीं रहा। तो अब जो नया वाला हाइट आपको दिख रहा होगा एच डैश, ये एच डैश भी क्या हो गया होगा? कम। क्योंकि पहले जितना पानी डिस्प्लेस हो रहे थे तो उतना अब नहीं डिस्प्लेस कर रहा होगा कॉइन खुद पानी में डूब के। लकड़ी पे बैठ के वो ज्यादा डिस्प्लेस कर देता था पानी, पानी की ऊंचाई बढ़ जाती थी बर्तन में, जिससे इतना ज्यादा वो डिस्प्लेस कर रहा था कि उसका खुद का वेट बैलेंस हो जाता था। ये काम तो वो लकड़ी के हेल्प से कर रहा था। लकड़ी से अलग आपने जब कॉइन को रखा, वो खुद डूब गया पानी में, लेकिन वो खुद अकेले उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो पानी का लेवल भी कम हो जाएगा उस बर्तन में, एच डैश भी कम हो जाएगा। उसको ऐसे फील करो, ब्लॉक बाहर निकल गया और ज्यादा, और पानी जो है वो नीचे आ गई, तो एल डैश भी कम हो गया, पानी में डूबा वाला पार्ट लकड़ी का वो भी कम हो गया, और पानी का लेवल भी बर्तन में कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग अब देखें कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक ही जगह, एक ही लेवल में है, 1 and 2 एक ही लिक्विड से कनेक्टेड भी है, लिक्विड का बीच में कोई वेरिएशन भी नहीं है। तो P1 और P2 क्या होने चाहिए? बराबर। P1 कितना होगा? P0 प्लस रो जी एच, और 2 पर कितना होगा? P0 प्लस एम जी 12G/A। तो P0 तो दोनों तरफ है एटमॉस्फेयर का, तो उसको तो सोचो ही मत। तो 1 वाले पॉइंट पे जो लिक्विड कॉलम का प्रेशर है और 2 वाले पॉइंट पे जो 12 kg का प्रेशर है, उनको इक्वेट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या होना चाहिए एच का। एरिया आपको दिया गया है, तो यूनिट प्रॉपर्ली आप यूज कर लीजिएगा। सर यूनिट कैसे आप देखोगे? तो सोचो, रो यदि वाटर कह रहा हो, एक बार चेक कर लो वाट क्या दिया गया है, वाटर लेवल। तो वाटर के लिए रो लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। वो एच लिख रहे हो आप, एच इंटू ए, एच हम ढूंढ रहे हैं इन सेंटीमीटर, और ए को भी सेंटीमीटर में डाल देते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट, और इसका यूनिट ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। और ग्राम से कैसे कैंसिल आउट करें? तो 12 को 12 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, 12 kg था, और उसको जी से मल्टीप्लाई करना है तो साथ में 10 भी कर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये ग्राम वाला आइडिया भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो आएगा एच वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यदि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सीजीएस यूनिट में आप ले गए हो, तो उसके लिए सीजीएस यूनिट में मैं ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, एक बार सोच लें। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ये अभी मीटर में दिख रहा है एम, तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए इंटू 10⁻² कर दे सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट होगा 10⁻², और ये 10 मिलके ये 10⁻³ से चला गया, और ये जीरो इस जीरो से चला गया। एच का वैल्यू आ जाएगा 20/80 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन देख लेना, नहीं तो ऐसा यूनिट सारे रख देना। 4×12, 4×20=100। ये तो बड़ा कम लग रहा है यार। 0.15, एक बार चेक कर लो, यूनिट में कुछ मिस कर गए लगता है यहाँ पर। हाँ वही कैलकुलेशन में कुछ, कैलकुलेशन में जो यूनिट हमने रखे हैं उसमें कुछ मिस किया है, एक बार फिर से देख लो। आप लेफ्ट साइड और राइट साइड एक ही लेवल में पॉइंट में देखें, एक ही लेवल में 2 पॉइंट लेके 1 और 2 पे, वहां क्या बराबर कर दें? 1 और 2 पे प्रेशर बराबर कर दें, रो जी एच इक्वल्स टू mg/a।
अब देखिए रो कैसे लिखते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी लिखते हैं 10, एच हम ढूंढ रहे हैं, एम लिख रहे हैं 12, जी है 10, और नीचे कितना होगा, ए का वैल्यू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये 10 जो है इस 10 से चला गया है, और ये एच का वैल्यू हो जाएगा 12/800 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻3। अब ये 0 और 10⁻3 मिलके इससे चला गया, 12/80 ये मीटर हुआ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जीरो, 4×12, 4×8, 2×5 10, 5×15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हो गया वाटर कॉलम की, आप देख रहे हैं दूसरे तरफ हाइट, जो इस 12 kg के प्रेशर के कारण एक्स्ट्रा दूसरे कॉलम में आ जाएगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूनिट शब्द मैंने ऐसा यूनिट ही यूज कर दिया जिससे कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले मीटर में आ गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है, 4 में आपसे कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, रेडियस है, और सिलेंडर पे फोर्स लग रहा है F1। ध्यान से देखिए, फोर्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों बर्तन पे गौर करना। एक बार बर्तन जो है आपने सिलिंड्रिकल लिया, और दूसरे बार आपने बर्तन जो है वो रेक्टेंगुलर सोचा, बेस वाला। दोनों ही केस में जो आप देख रहे होंगे, दीवार का फोर्स तो लग नहीं रहा, दीवार वाले फोर्स हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दीवार पे बेस से जो फोर्स आएगा वही बैलेंस करेगा किसको, mg को। तो जो F1 होगा दीवार से आने, बेस से आने वाला F1 पहले बर्तन में वो mg के बराबर, और दूसरे बर्तन में जो बेस से आने वाला फोर्स है m2 वो भी mg के बराबर, क्योंकि लिक्विड के ऊपर जो बर्तन नेट फोर्स लगाता है और लिक्विड पे जो ग्रेविटी नेट फोर्स लगाता है उनका सम 0 होना चाहिए। दीवार का फोर्स हॉरिजॉन्टल होने के कारण वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कौन, केवल बेस का फोर्स। तो बेस का जो फोर्स होगा वो बेस का फोर्स क्या होना चाहिए, बेस का फोर्स दोनों ही केस में उसके वेट के बैलेंस करने वाला होना चाहिए। तो F2 भी किसके बराबर हो गया, mg के, और ये F1 भी किसके बराबर हो गया, mg के। दीवार के तरफ वाला फोर्स तो वैसे ही कैंसिल आउट है, तो F1 और F2 को हम क्या कह देंगे, ये एक जैसा हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पर करके देख लें और एक बार इसका सोल्यूशन भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का डी चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लास्क ऑन लिक्विड। तो लिक्विड पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, लिक्विड पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बर्तन मान लो ऐसा भी है, तो बर्तन में होगा लिक्विड, लिक्विड को माना आपने सिस्टम, तो सिस्टम पे एक होगा mg, एक होगा F1 दीवार के, एक हो गया ये F2, F1, और इधर से इधर आ गया F3। तो बर्तन ने टोटल फोर्स कितना लगाया, F3 प्लस F1 प्लस F2, और बर्तन ने जो फोर्स लगाया, ये बर्तन ये तीनों
और जो इसका वैल्यू आया वो mg के साथ जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 0। तो बर्तन का नेट फोर्स F कंटेनर और प्लस mg ये क्या हो जाने वाले हैं, 0। तो F कंटेनर कितना हो जाएगा, चाहे वो साइड लगाए का जो मैग्नीट्यूड है वो mg के बराबर होगा। माइनस साइन तो किसके लिए था, माइनस साइन तो केवल और केवल ये बताने के लिए था तो अपोजिट होंगे, F माइनस mg के बराबर होगा अपोजिट। तो बर्तन का नेट फोर्स कितना कह दोगे, 1 kg है ना, 1 into g दैट इज 10 न्यूटन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लास्क का बेस या फ्लास्क का साइड नहीं कह रहा, पूरे फ्लास्क की बात कर रहा है। F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम जो भी होगा वो mg के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ एक कंसेप्ट भी आप समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ H2 अपॉन H1। ये ध्यान दीजिए, यहाँ H2 और यहाँ H1 ऐसा कुछ है, ये इधर 5 सेंटीमीटर का कुछ है लफड़ा, अलग डेंसिटी ऐसा कुछ कहा गया। तो नीचे वाला जो लेंथ हम देख रहे होंगे वो लेंथ यहाँ से यहाँ का वो क्या हो जाएगा, H1 माइनस 5। और ये दो पॉइंट देखो, क्या एक बेस पर है, तो बेस पर 1 और 2 जो पॉइंट दिख रहा है इनमें लिक्विड फ्लो तो कर नहीं रहा, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में लिक्विड रुका हुआ दिख रहा है। तो 1 और 2 पे प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, एक जैसा। 1 पे प्रेशर लिखोगे कैसे, तो 1 पे यहाँ पर डेंसिटी रो नॉट कह देते हैं और यहाँ डेंसिटी रो कह देते हैं, यहाँ भी डेंसिटी रो कह देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऊपर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो दोनों है, तो छोड़ दो, मत सोचो एटमॉस्फेयर। रो नॉट जी इंटू 5 प्लस रो इंटू जी इंटू H1 माइनस 5, और दूसरी तरफ आ जाओ, रो इंटू जी इंटू H2। ये अपने पास रिलेशन आ गया। अब देखिए, जी का तो वैल्यू हमने हर एक जगह से भगा दिया, रो नॉट इंटू 5, रो नॉट इंटू 5 और साथ में प्लस रो H1 माइनस रो 5 इक्वल्स टू रो H2। H1 और H2 का रेशियो चाहिए, तो रो नॉट के बारे में क्वेश्चन पर करके देखो, रो नॉट और रो में कोई रिलेशन है या नहीं। An open YouTube uniform cross section, water density 1 gram centimeter, standing initially 20 centimeter from the bottom in each arm. An immiscible liquid of density 4 gram per is added to 1 arm until a layer 5 centimeter high forms as shown in figure above. What is the ratio of H2 upon H1? 1 और 4 वाला कहानी यहाँ कुछ दिख रहा है, 1 and 4 वाला कहानी दिख रहा है। एक काम करो ना, रो नॉट के बदले ये हमने 4 लिखा और रो के बदले 1 लिखा। रो का वैल्यू चेक करिएगा, यहां से एक रिलेशन आ गया अपने पास, 5 इक्वल्स टू H2 प्लस H1, H2 प्लस H1, H2 माइनस H1।
एक इक्वेशन तो ये आ गया। और ध्यान देना, लिक्विड का हम यदि देखें तो H2 और प्लस H1 माइनस 5 ये किसके बराबर होगा? तो क्वेश्चन में दोनों आर्म में 20-20 सेंटीमीटर है क्या? चेक करिए ना। स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म, तो 20-20 कितना हो जाता है? 40 सेंटीमीटर। तो पानी कॉलम का अब भी टोटल लेंथ तो यही होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख लीजिए 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा H2 प्लस H1। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूं, ये इक्वेशन जो दो डब्बे में है, तो ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? चेक करिए। 45 प्लस 5 50 इक्वल्स टू हो जाएगा 2H2। तो H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा 25। और H1 में आप वैल्यू चाहते हैं तो H1 हो जाएगा H2 माइनस 5। H2 माइनस 5 हो गया 25 माइनस 5 दैट इज 20। और अब हम रेशियो देखना चाहते हैं। किसका रेशियो देखना चाहते हैं? क्वेश्चन में जाकर के देखिए H2 अपॉन H1। तो H2 अपॉन H1 कितना हो गया? H2 हो गया है 25, H1 20। तो 5/4 एक ऑप्शन आ रहा है अपने पास। अरे सर इसमें आपने फर्स्ट तो इक्वेशन में प्रॉब्लम है, आपने 1 into 5 को आपने 15 मान लिया, तो आपने इसीलिए 5 लिख दिया अच्छा वहां पे। अच्छा, सॉरी सॉरी, 1 into 5 था वहां पे। यस ओह सर। सॉरी, थैंक यू, आपने अच्छा याद दिलाया। ये 1 into 5 वहां है। 1 into 5, 1 into 5 यदि 5 होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 15 आ जाएगा। नहीं, H2 माइनस H1 15 दिख रहा है क्या? चेक कर लीजिए ना अब। 15 अब सही आ और गया। यदि 15 है तो 45 और 5 50 10 60 60 आएगा यहाँ पर। तो 60, तो H2 हो जाएगा 60/2 दैट इज 30। और ये H2 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 दैट इज 25। और अब रेशियो हो जाएगा H2/H1। अब रेशियो हो जाएगा H2 हो गया 30 और H1 हो गया 25। अब क्या? अब चेक कर लो एक बार यार, अब है ठीक क्या? नो सर, अभी गड़बड़ ऑप्शन ही नहीं है सर। अब भी गड़बड़ आ गया। ऑप्शन देख लूं एक बार। 5/2, 3/1, 3/2, 2/1। यहाँ एक कंफ्यूजन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ध्यान दीजिए। मैं ये सोचने की एक बार कोशिश करता हूँ, क्या मरकरी पानी के ऊपर में बैठा रह सकता है क्या? क्या मरकरी पानी के ऊपर में रह सकता है क्या, या मरकरी को नीचे जाना चाहिए? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 20-20 सेंटीमीटर पहले पानी था, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। और इमिसेबल लिक्विड है, डेंसिटी जिसका पानी से 4 गुना ज्यादा है। और जब इसे हम डालते हैं, इज एडेड टू 1 आर्म until a layer 5 centimeter high forms as shown in the figure। अब ये 5 सेंटीमीटर का लेयर आ जाए एक्स्ट्रा, तो मेरे हिसाब से तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको नीचे रहनी चाहिए। कैसे काम करें? सर 5 सेंटीमीटर के ऊपर तो एयर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया ना, उस क्वेश्चन की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है कि कितना हमने लिक्विड भरा 4 वाला, ये हमें नहीं बताया गया। सर आप एक बार पिछला पेज दिखा सकते हो? नहीं यार, वो तो डिलीट हो जाता है यहाँ जैसे ही मैं हटाता हूँ।
आप यहाँ एक बार ओके ये देख लेते हैं, एक बार फिर से मैं सोच लेता हूँ नए सिरे से कि यदि ऐसा हो 5 सेंटीमीटर एबव का क्या सेंस ये ले रहा है क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर एबव का ये लेयर का क्या सेंस ले रहा है? 1 arm until area 5 centimeter high forms as shown in the figure. यार ये तो जो कहानी बना रहा है उससे तो यही लग रहा है कि 4 वाला डेंसिटी का यहीं पर है 5 सेंटीमीटर का, 4 डेंसिटी वाला, 4 रो कह देता हूं मैं, और इधर रो डेंसिटी वाला है। ये डिस्टेंस जो है ये h1 माइनस 5, यहां से ये लेंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा h2 माइनस h1 माइनस 5, और ये दोनों एक ही लेवल में 2 पॉइंट हो गए एक ही लिक्विड में। यदि तो 1 और 2 के मैं प्रेशर बराबर कर देता हूं, और 1 पर 4 रो इंटू जी इंटू 5 और 2 पर रो इंटू जी इंटू h2 माइनस h1 माइनस 5। हमारे पास तो अभी ये रिलेशन एक आ सकता है। और यदि ये रिलेशन सही सलामत हो तो हम जो देख रहे हैं 20 हो जाएगा h2 माइनस h1, h2 माइनस h1 माइनस 5 है। यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। यहाँ हो गया h2 माइनस h1 प्लस 5, और ये 15 आ रहा है h2 माइनस h1, और h2 प्लस h1 ये आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 5, क्योंकि लिक्विड का पहले से लेयर था 20 हाइट का 40, और 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा नया वाला लिक्विड आ रहा है। ये सब मिला करके h1 प्लस h2 होना चाहिए। h2 प्लस h1 हमें दिख रहा है इसके बराबर 45 के बराबर। तो यदि मैं इनको सॉल्व करने के लिए ऐड करता हूं, ये तो वही क्वेश्चन आ रहा है 60 इक्वल्स टू 2h2, h2 इक्वल्स टू 30। अब h1 कैसे निकालूं? h1 इक्वल्स टू h2 माइनस 15, 30 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और h2 बाई h1 चाहिए, h2 बाई h1 30 बाई 15, ये आ रहा है 2/1। चेक कर लीजिए अब, आई थिंक अब सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन लेकिन इस क्वेश्चन में एक जो कमी है जो मैं अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन मतलब बनने के बाद भी, कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो ऊपर नहीं टिकता। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो लिक्विड, उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो नीचे चला जाए। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो कोशिश करेगा नीचे रहने का कम डेंसिटी वाले लिक्विड के कंपैरिजन में। अभी फिलहाल तरफ से सोच करके नहीं वो ऊपर ही है, लिक्विड रुका हुआ ही है जैसे तैसे, तो आपने बना लिया, तो ये रिलेशन आया H2/H1। इनमें कोई क्वेश्चन यदि फिर से समझना चाहें तो बताएं प्लीज। ये पहला P1 और P2 का बराबर होना ये समझ में आ गया है क्या? यस सर। एक ही लेवल में 2 पॉइंट है और एक ही लिक्विड में है दोनों पॉइंट, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कहा गया है कि pressure at bottom of a tank of water is 3 p. If the water is drawn out till the level of
water is lowered by 1/5. The pressure at the bottom of the tank will now be. ध्यान से देखिए, पहले है प्रेशर 3P, बर्तन में पानी भर दो H हाइट तक, और यहाँ जो है प्रेशर है P और लिक्विड वाला होगा 2P, और मिल करके बेस पे हो जाएंगे 3P। लिक्विड का प्रेशर, यहाँ जो बेस पर प्रेशर देख रहे हैं वो कितना दिख रहा है 3P। ये 3P किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं, रो जी एच प्लस पी के बराबर होगा। तो रो जी एच किसके बराबर हो गया, 3P माइनस पी। रो जी एच आ गया 2P के बराबर। एक काम तो हमने ये किया, क्योंकि ऊपर में जितना प्रेशर है और लिक्विड के कॉलम का जितना प्रेशर होगा वो दोनों मिल करके बेस का प्रेशर देखेंगे हम लोग, प्रेशर एट बेस। तो प्रेशर एट बेस क्वेश्चन में कहा गया है 3P, एटमॉस्फेयर का P और कॉलम का लिक्विड का रो जी एच। अब यदि 1/5 कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ द वाटर ड्रॉन आउट टिल द लेवल ऑफ द वाटर इज लोअर्ड बाय 1/5, 1/5 लोअर्ड कर दिया, 1/5 लोअर कर दिया, तो नया वाला बर्तन बनाओ एक, और इस बर्तन के लिए अब कहानी सोचो। जिस बर्तन में आपने पानी कितना कम कर दिया, 1/5 कम कर दिया, लोअर कर दिया H/5, तो नीचे कितना बचा 4H/5। तो इस लिक्विड के कारण एटमॉस्फेयर यहां पर है, बेस पर प्रेशर कितना होगा, P बेस न्यू कितना होगा, P प्लस रो जी 4H/5, P प्लस 1/5 या 4/5 रो जी एच, P प्लस 4/5 रो जी एच के बदले 2P, P प्लस 8P/5, 13P/5, ये प्रेशर आ जाएगा। आराम से देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि पहले कितना पानी था H हाइट, और बाद में पानी कितना है 4H/5। पहले बेस पे कितना प्रेशर था, तो 3P, वो कितना लिखेंगे आप, P प्लस रो जी एच। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, तो रो जी एच निकल के आ गया 2P। तो रो जी 4H/5 जो होगा वो हो जाएगा 4P/5, 4 2P/5 मतलब 8P/5। सॉल्व कर लीजिए। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, माइसा, आदित्य, केतव, सौमिल, रिद्धिमा, कृतिका, पलक, वेदांत, दिव्यांशु, आर्यन, लक्षिता, कीर्ति। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं 8। अब इसमें फिर से क्या कहा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल आर्म है 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन है और 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, एरिया है 1, तो 60 सेंटीमीटर लेंथ होगा, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर लेंथ होगा, उसमें 20 तो हो गया आर्म, और 20 हो गया आर्म, तो बाकी बचे कौन, 40। तो 20 वर्टिकल आर्म में, वर्टिकल दोनों आर्म में रहा होगा। यहाँ देखिए ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चूंकि कहा गया है, 20 सेंटीमीटर राइट में, ये भी 20 सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं यहाँ लिक्विड, और ये ट्यूब दिख रहा है। अब
कहानी में आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 20 20 20 कैसे सोचा सर आपने? क्योंकि एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि 60 सेंटीमीटर लेंथ होगा तो लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा। 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है वाटर उस ट्यूब में। हॉरिजॉन्टल लेंथ है, हॉरिजॉन्टल आर्म है 20, तो बाकी बच्चे 40 को दोनों तरफ बराबर बांट दिया, 20 20 वो भी हो गए। अब क्या करते हैं, 4 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर वाला एक साइड में डालना शुरू करते हैं लिक्विड, सो दैट नो वाटर इज लेफ्ट इन हॉरिजॉन्टल आर्म। अब कितना वॉल्यूम लिक्विड का मैं डाल दूं, ध्यान से देखिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, 4 डेंसिटी वाला ये 4 रो डेंसिटी कर देता हूँ, या 4 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 4 रो, और पहले से जो था इधर वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, रो वाला 1 कह देते हैं, रो दैट इज 1, और उधर 4 रो। हॉरिजॉन्टल आर्म जो 20 है, इसमें अब क्या दिख रहा है, पूरा मरकरी। यहां से ये हाइट कितना हो गया, ये तो हो गया 60, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर यहीं आ गया, और यहाँ लिक्विड है कोई और लेफ्ट साइड। इसका हाइट कितना, ये मुझे नहीं पता, ये कह देते हैं h। अब 2 पॉइंट मैंने चुने, कहां पर, तो बेस पे, और बेस पे दोनों तरफ से जो प्रेशर हम सोचेंगे उसके बारे में आप बात करिए। P1 और P2 बराबर होना चाहिए या नहीं, एटमॉस्फेयर तो दोनों तरफ से, उसे छोड़ दो। 4 रो इंटू G इंटू H, और दूसरी तरफ से देखो केवल वो लिक्विड वाला रो इंटू G इंटू 60। तो यहां से हम चेक करें H का वैल्यू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब बताइए टोटल जो है नया वाला लिक्विड वो कितना लेंथ का हो गया, H प्लस 20 दैट इज 35 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम यदि हम देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, एरिया इंटू 35, एरिया है 1 इंटू 35 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 इंटू 35 दैट इज 35 सेंटीमीटर क्यूब। नया वाला वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के डेंसिटी वाला लिक्विड आपने रखा होगा, तब जा करके ये सिचुएशन आएगा। तो लिक्विड कितना भरना पड़ा होगा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला, वो 35 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल लेंथ 35, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया दिया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। केतव, कृतिका, वेदांत, आदित्य, सौमिल, दिव्यांशु, आर्यन, कीर्ति, लक्षिता, रिद्धिमा, पलक। क्या एक बार और समझना है किन्हीं को? यस सर। मुझे ये बताइए, पहला वाला सिचुएशन में आर्म, हॉरिजॉन्टल आर्म कितने लेंथ का क्वेश्चन में कहा गया, 20, और टोटल वॉल्यूम कितना डाला गया, 60, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितने लेंथ का कॉलम बनना चाहिए था टोटल, 60 सेंटीमीटर लेंथ का, क्योंकि 60 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलके वॉल्यूम हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो 20 लेफ्ट, 20 राइट और 20 हॉरिजॉन्टल। ये बैलेंस वाला सिचुएशन है इनिशियल। अब बताइए, एक तरफ से मैं मरकरी डालना या हेवी लिक्विड डालना शुरू करूंगा तो वो लिक्विड को धकेलता जाएगा, तो 1 ग्राम वाले को धकेल कर दूसरे आर्म में पहुंचा दिया, तो टोटल लेंथ कितना था, 60, तो दूसरे आर्म में ये कितने ऊंचाई तक दिखने लगा लिक्विड, 60, 1 ग्राम वाला। हॉरिजॉन्टल आर्म में एक भी
पार्ट थोड़ा सा भी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाला लिक्विड नहीं बचा, वाटर नहीं बचा, तो हॉरिजॉन्टल में कौन बचा होगा? नया वाला जो आपने डाला। और नया वाला केवल हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो वो बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि लिक्विड के राइट साइड वाला धकेल देगा उसे प्रेशर। तो उसको बैलेंस में रुके रहने के लिए नीचे वाले आर्म में, उसके लेफ्ट वाले आर्म में भी लिक्विड का होना जरूरी है। तो आपसे यही पूछा गया कि टोटल कितना नया लिक्विड डालेंगे 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाला, जिससे कि नीचे वाले हॉरिजॉन्टल आर्म में वही मौजूद दिखे। तो मान लिया h हाइट हमने लेफ्ट आर्म में नया वाला लिक्विड है, और राइट आर्म में पूरा का पूरा ऊपर तक 60 सेंटीमीटर कौन दिख रहा है? वाटर। अब बताइए, ये बेस पर लेफ्ट से राइट ज्यादा फोर्स आएगा या राइट से लेफ्ट ज्यादा फोर्स आएगा, या ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए? यहां पर आप एलिमेंट चुन लो ना, एक बेलन चुन लो लिक्विड का, और देखो लेफ्ट लिक्विड के इस बेलन पर लेफ्ट से राइट भी फोर्स लग रहा है और राइट से लेफ्ट भी फोर्स लग रहा है। लेफ्ट से राइट भी फोर्स लग रहा है P1A, और राइट से लेफ्ट भी फोर्स लग रहा है P2A। कौन बड़ा होना चाहिए, P1A या P2A? ये एक्सेलरेटेड है या रुका हुआ है? रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो बड़ा क्यों होगा यार? कहो ना बराबर होगा। इक्विलिब्रियम तो इक्वल कर दो, इसलिए प्रेशर बराबर करते हैं बेस पे। बेस पे क्यों प्रेशर बराबर करते हैं, उसका लॉजिक समझ में आया? यस सर। बराबर कर दो, प्रेशर लिखो। लेफ्ट साइड वाला प्रेशर कैसे लिखोगे? 4 ρ इंटू जी इंटू एच। और राइट साइड वाला प्रेशर कैसे लिखोगे? बड़ा मन कर रहा है तो P0 भी लिख लेना। और राइट साइड वाला भी कैसे लिखोगे? P0 प्लस रो इंटू जी इंटू 60। P0 तो वैसे ही टाटा बाय बाय कर दो, जी और जी को टाटा बाय बाय कर दो, रो और रो चला गया। यदि ये सब चले ही गए तो बचे कौन? तो बचे 4 और 60, तो h हो गया 60/4, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, नया वाला लिक्विड का लेंथ टोटल कितना हो गया? अरे देखो यार चित्र, ब्लू वाला लेंथ बताओ ना कितना हुआ, ब्लू कलर वाला लेंथ 20 एंड h, दैट इज अभी अभी पता किया है 15, तो 20 और 15 मिलके हो गए 35। और तुमसे ये लेंथ नहीं पूछ रहा, तुमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो उसका 35 लेंथ का वॉल्यूम कितना होगा? तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का? 1, तो 1 इंटू 35 कितना हो गया? वही 35 सेंटीमीटर क्यूब नया वॉल्यूम यहाँ लिक्विड का डालना पड़ा होगा, तब जाके पानी सारा का सारा एक आर्म में आ गया, बेस जो हॉरिजॉन्टल आर्म था उसमें नहीं मिला। ठीक है सर। पक्का ठीक है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने एक आइडिया यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव किया अपना। यहाँ एक पॉइंट मैं और सिखा दूं आप लोगों को जो जरूरी है ध्यान रखना। यदि कभी ऐसा सिचुएशन दिखे कि कई तरह के लिक्विड आए हुए हों, यहाँ ये और फिर नीचे ये, कहां कहां आप बराबर कर सकते हो प्रेशर, उसको ध्यान से देखो। बेस पे तो बराबर करोगे ही, 1 और 2 बराबर होंगे। एक ही लिक्विड में आए 3 और 4 वो भी बराबर होंगे, लेकिन यदि 5 एंड 6 की बात आप करते हो तो वो बराबर नहीं होंगे। पूछो मुझसे कि सर 5 और 6 क्यों बराबर नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 से कितना कम? माइनस रो जी एच। एच कहां से? 1 और 3 के बीच का लेंथ। और 1 और 3 यदि उतना ही होगा 2 और 4 का लेंथ, तो 4 पे कितना लिखोगे? P4 पे कितना लिखोगे? P2 में से उतना ही हटा लो रो जी एच। चूंकि दोनों तरफ एक ही जैसा एच आपने देखे,
कम करने वाला, एक ही जैसा रो देखा दोनों तरफ कम करने वाला, इसीलिए 3 और 4 पे तो बराबर होगा। लेकिन जब आप 5 और 6 पे जाएंगे तो 5 और 6 पे जाते वक्त थोड़ा सा समस्या आपके सामने आ रहा है। अब पूछो मुझसे सर 5 और 6 पे क्या लफड़ा हो गया? तो 5 और 6 में जब आप जाएंगे तो 5 ये 3 से जब ऊपर बढ़ोगे तो वहां डेंसिटी अलग है, रो डेंस, जबकि 4 से ऊपर 6 की तरफ जाओगे तो वही रो डेंसिटी है। तो जो कमी लाओगे P3 में से P5 जाते हुए, उतना ही कमी P4 से P6 जाते हुए नहीं होगा। तो P5 और P6 एक ही लेवल में होने के बावजूद भी ये बराबर नहीं होंगे। तो अलग अलग लिक्विड में जब 2 पॉइंट हो तो सावधान हो जाओ उनको बराबर करने से पहले। कंफ्यूजन आए तो बेस पे जाके बराबर करो, बेस पे तो बराबर होगा ही होगा। और बेस से दोनों तरफ एक ही लिक्विड में ऊपर बढ़ रहे हो, एक ही लेवल में बराबर होगा। लेकिन अलग अलग लिक्विड में ऊपर बढ़ रहे हो, एक ही लेवल में, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में बराबर प्रेशर नहीं मिलेगा। ये अच्छे अच्छे बच्चों के समझ में नहीं आता, उसके कारण वो गलतियां करते हैं। तो बचने का एक ही रास्ता है कि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो कहां पर बेस्ट है प्रेशर को बराबर देखना, बेस पर जाकर के। हाइट वाइट नहीं पता हो तो अपनी तरफ से मान लो, कट पिट जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देख रहे हैं। बकेट में कंटेनर वाटर फिल्ड है 15 सेंटीमीटर तक और रोप से बंधा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पुली भी है। रोप इज टाइड टू द वेट ऑफ मास व्हिच इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द बकेट एंड वाटर। ध्यान से देखो, ज्यादा कहानी में मत उलझो। मुझे ये बताओ कि पुली में एक तरफ बर्तन बाल्टी देखा टंगा हुआ और दूसरी तरफ जो है ब्लॉक टंगा हुआ है, किसका मास ज्यादा कहा गया? पानी भरे बाल्टी का या ब्लॉक का? बताना। सर बाल्टी का। ये बकेट प्लस बाल्टी मास इज हाफ ऑफ दैट, वेट जो दूसरी तरफ है वो हाफ है। तो यदि इधर पानी भरा हुआ टोटल है m, दूसरी तरफ है m/2, तो आपको क्या लगता है एक्सेलरेशन किधर होगा? ये नीचे आता होगा और ये ऊपर जाता होगा। एक्सेलरेशन लिखोगे कैसे? mg माइनस m/2g अपॉन m प्लस m/2। अरे ऐसा ही तो होता था ना, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास। याद करो। तो ये कितना आ गया? g/2 अपॉन 3/2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, g/3। अब मुझे बताओ, यदि तुम्हें लिक्विड का हाइट दिया गया हो h, तो यहाँ बेस पे प्रेशर कितना लिखोगे? तो प्रेशर लिखते थे रो जी एच के बदले रो जी इफेक्टिव एच, और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। पूछो मुझसे जी माइनस ए क्यों हो जाएगा प्रेशर लिखते वक्त जी इफेक्टिव? क्योंकि स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? एम जी नीचे होगा तो स्यूडो ऊपर लगेगा एम ए, तो नेट फोर्स माइनस ए। तो आप जब प्रेशर लिख रखिए इस आइडिया को अपने दिमाग में कि रोजी एच प्रेशर कब लिखते हैं? जब कंटेनर में जो लिक्विड है वो आप रुका हुआ देख रहे हैं। और रोजी इफेक्टिव एच कब? जब कंटेनर को लिफ्ट में डाल दिया गया, क्योंकि बेस पर जो प्रेशर आ रहा होगा उसमें mg और ma जो स्यूडो है उन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू काम में आता होगा। तो अब आपके पास प्रेशर लिखने का तरीका आ गया कि लिक्विड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव लिक्विड का प्रेशर कितना होगा? रो जी माइनस ए इंटू एच, रो जी माइनस g/3 इंटू एच, और रो 2 रो जी h/3, 2 रो जी h/3 ये प्रेशर हो गया। अब सारा फॉर्मूले में डाटा रख देना ऐसा यूनिट में, प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मैं और हेल्प करूं या ये समझ में आ गया 9th? आ गया सर। यहाँ क्या सीखने को मिला? यदि कंटेनर बाल्टी को उठा के लिफ्ट में रख दूंगा तो रोजी एच उसके बेस पे प्रेशर लिखने के बजाय रोजी इफेक्टिव एच सोचेंगे, या तो जी प्लस ए हो जाएगा या जी माइनस ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, सेंटर पे प्रेशर पूछ रहा है, गेज प्रेशर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एल लेंथ का बर्तन पूरा भरा हुआ, रो है लिक्विड, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है कंटेनर। मुझे ये बताइए, जब पूरा पानी भरा हुआ है तो इस L/2 में आकर के यहां प्रेशर आप क्या लिख सकते थे, रो जी L/2। और जैसे ग्रेविटी होता mg नीचे की तरफ, तो जितना डेप्थ में होंगे उतना रो जी एच आप प्रेशर देख रहे हैं। उसी तरह यदि ये एक्सेलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स किधर देखते हो, ma स्यूडो। मतलब लिक्विड क्या करेगा, पीछे की दीवार को धकेलने की कोशिश करेगा। तो जितना डिस्टेंस आगे आप देखेंगे, दीवार अगला जो एक्सेलरेटेड है उससे जितना पीछे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो कितना हो जाएगा, रो जी के बदले एक्सेलरेशन ए आएगा L/2। तो आपने दो कारणों से यहाँ प्रेशर देखा और उनको ऐड कर दिया स्केलर की तरह। ये वेक्टर सम तो आप करते नहीं, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा जिसे आप कहते हो गेज प्रेशर। गेज प्रेशर या प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये हो जाएगा गेज प्रेशर या प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कितना हो जाएगा, रो जी L/2 रो ए L/2। सर आप बताओ तो यहाँ पर इस कोने में कितना होगा प्रेशर, इस कोने में देखिए आप कितना नीचे चले आए। मान लो इसे आप देख रहे हैं L, तो रो जी L तो इस mg के कारण, और स्यूडो के कारण कितना हो जाएगा, रो जी के बदले a इंटू एल, ये भी एल लेंथ है। सर इस कोने में बताओ कितना लिखोगे आप, तो रो ए एल तो यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ केवल और केवल किसका बनेगा, यहाँ बनेगा केवल रो जी एच एल, रो ए एल वाला 0। सर इस कोने में, तो इस कोने में रो जी एच तो बनेगा नहीं, इस कोने में केवल यहाँ से पीछे होने के कारण बनेगा रो ए एल, एल लेंथ पीछे आ गए। स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। ये पूरा का पूरा पानी देखो दीवार को धकेल रहा होगा पीछे वाले, तो पीछे वाले दीवार के पास जितना दूर है आगे वाले दीवार से, राइट साइड वाले दीवार से, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और वो प्रेशर लेंथ पे डिपेंड करेगा। और रो जी एच के बदले रो ए एल यूज करोगे आप। सर मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं क्यों मान लूं आपकी बात, बड़े अच्छे बच्चे हो। एक काम करो, यहाँ देखना ना, एक एलिमेंट्री ट्यूब सोच लिया हमने एल लेंथ का, एक एलिमेंट्री ट्यूब सोच लिया हमने एल लेंथ का, ये 1 और ये 2, 2 पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर जो प्रेशर जो भी होगा ये P2A, और यहाँ पर जो भी होगा ये होगा P1A। अब इन एल लेंथ ये मान लो स्मॉल एल लेंथ ले लेते हैं, एलिमेंट्री लिक्विड, ये इमेजिनरी ट्यूब ऑफ लिक्विड, इमेजिनरी ट्यूब। अब इमेजिनरी ट्यूब में जो लिक्विड है, केवल उन लिक्विड के बारे में सोचो। ये जो लिक्विड आप ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो ये किधर एक्सेलरेटेड दिख रहे हैं, राइट की तरफ। तो क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, P2A माइनस P1A इक्वल्स टू एम ए। ये P2A माइनस P1A, M कैसे लिखोगे, A इंटू स्मॉल एल इंटू रो जो लिक्विड का डेंसिटी है इंटू A। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो P2 माइनस P1 कितना आ गया, रो ए एल। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो रो ए एल आएगा। तो सामने वाले फेस से जितना दूर आप आएंगे उनमें जो प्रेशर आपको ज्यादा दिखेगा वो लेंथ पे निर्भर कर रहा होगा, रो ए एल। तो ये जो 2 और 1 में हॉरिजॉन्टल लेंथ में डिफरेंस आने से प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, रो ए एल आ रहा है डिफरेंस। वैसे ही आसमान वाला ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट डेप्थ में जब जाते हैं तो उनका डिफरेंस ही तो हम कहते हैं रो जी एच। ये रो ए एल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए,
लिक्विड का फोर्स कहां से गुजरेगा? लिक्विड का फोर्स हमेशा सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग होता है, तो ये जो कील जहां लगा रहा है वहीं से गुजरेगा। उन सबका टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये सिलिंड्रिकल, यदि आपने दीवार बना करके लिक्विड को रोक के रखा हुआ है तो सिलिंड्रिकल दीवार रोटेट नहीं करेगा, आपको एफ नहीं लगाना पड़ेगा उसको रोटेशन से रोकने के लिए। यदि ये सिलिंड्रिकल दीवार नहीं होता तब रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ सकता था, लेकिन सिलिंड्रिकल दीवार होने पर ये सारे फोर्स जिस कील के अबाउट ये घूमता, सारे फोर्स वहीं से गुजर रहे थे नॉर्मल। याद करो ना, सर्किल के केस में रेडियस जो होता है वही नॉर्मल होता है, रेडियस सेंटर से जाएगा। तो टॉर्क बना ही नहीं लिक्विड के फोर्स का, लिक्विड के कारण टॉर्क नहीं है, तो आपको दीवार को रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है। मुझे ये बताइए, आप लोगों का क्या अभी आगे केमिस्ट्री का क्लास है? हेलो, तो क्या मैं डिस्कशन को कंटिन्यू रखूं? प्लीज बताएं, क्या इससे आपको ये आइडिया यहाँ तक जो लिक्विड के प्रेशर का बताया है वो समझ में आ रहा है? या कुछ डिस्कशन अभी आप नहीं करूं वो ठीक रहेगा? आप क्या कह रहे हैं? आप लोग अपना विचार व्यक्त करिए कुछ थोड़ा सा। क्या मैं डिस्कशन कंटिन्यू रखूं 15 मिनट और? चेक करिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख रहे हैं एक कंटेनर, लार्ज सरफेस एरिया है और इसमें रो लिक्विड फील्ड है। 1/4 with 4/5 of its volume submerged। एक कंटेनर है जो लार्ज सरफेस एरिया का है और वो लिक्विड डेंसिटी रो वाले में तैरता दिख रहा है और इसका 4/5 पार्ट डूबा हुआ है। चित्र बना लो। ये एक ब्लॉक है, इसका 4/5 पार्ट डूबा हुआ है पहले। तो यहां पर हम इक्वेशन क्या लिखने वाले होंगे? एफ बायसी जो होगा, ये इतना डूबा हुआ तैर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? ये जो एफ बायसी दिख रहा है, एफ बायसी, ये एफ बायसी, एफ बायसी लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे एफ बायसी? एफ बायसी कैसे लिखेंगे इस पे विचार कर रहा हूं। अरे यार ये पूरा गायब। 4/5, 4/5, 4/5 वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू रो लिक्विड इंटू जी, और नीचे कौन होगा? कैपिटल एम जी। हम इनको बराबर कर देते हैं। कैपिटल एम जी किसके बराबर कर देते हैं? 4/3 ए क्यूब
इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जब ब्लॉक पहले था ये कितना तैर रहा था 4/5 4/5 AQ रो लिक्विड इंटू जी, और नीचे क्या है mg। इन दोनों को आपने बराबर कर दिया, एक इक्वेशन तो ये आ गया। बाद में क्या देखते हैं कि पूरा ब्लॉक तैरने लगा नीचे डूब के, जब ये m को आपने उसके ऊपर रख दिया तो नीचे टोटल फोर्स कितना हो गया m प्लस mg, और ऊपर फोर्स नया वाला बायंसी कितना हो गया होगा A³ इंटू रो इंटू जी, क्योंकि पूरा डूब गया। तो अब आप चेक कर लीजिए इन दोनों इक्वेशन को। आपने दूसरा वाला इक्वेशन क्या लिखा है mg प्लस स्मॉल mg इक्वल्स टू A³ रो इंटू जी। अब A³ रो इंटू जी के, और दूसरा वाला इक्वेशन आपके पास क्या है A³ रो इंटू जी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5mg/4 के बराबर हो गया। स्मॉल mg किसके बराबर हो गया 5mg/4 माइनस कैपिटल mg, जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा। स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा m/4 माइनस 5m/4 माइनस m, ये कितना हो जाएगा m/4। स्मॉल m कैपिटल m/4 हो जाएगा, या कैपिटल m 4 टाइम्स स्मॉल m हो जाएगा। कर लीजिए, ये रिलेशन आ गया। मैं फिर से गूगल ड्राइव शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11-12 तक आप लोग चले आए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा मुझे ये बताइए कि बायोस्टिक फोर्स के भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर होता होगा। तो जब आप एक हाथ में, क्वेश्चन नंबर ये जो है इसमें कह रहा है कि एक हाथ में आपके पास मछली है और एक हाथ में पानी। यदि एक हाथ में मछली है और एक हाथ में पानी, तो आपको जो मेहनत करना पड़ रहा है, यदि मछली को पानी में आपने डाल दिया, पानी बाहर छलक के नहीं गिरा, आपको मेहनत क्या कम करना पड़ेगा या उतना ही करना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सोचो ना, मछली का आपको लगता है कि वेट कम हो गया होगा पानी में जाने पर, बायंसी लगने से, तो बायंसी जितना मछली पे ऊपर लगेगा उतना ही पानी वाले बर्तन पे नीचे लगेगा। तो बायंसी का एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट करता दिखेगा इस सिस्टम में, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेट फोर्स जो रहेगा वो वही होगा m बकेट प्लस m फिश इंटू जी। तो पहले जितना लग रहा होगा, मछली को यदि पानी में डाल भी देंगे तब भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। अब आप लोग एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग अगले टर्न पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू रखता हूँ डिस्कशन, फिर आगे अगले टर्न पे मैं स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन बता करके डायनामिक्स का चर्चा करूंगा। तो कल वाला लेक्चर सबको अटेंड करें और उसमें हम लोग डायनामिक्स के बारे में चर्चा करेंगे।